हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर सर आईपीएस क्लासेस मशरक से। आज हम सीखेंगे ब्रजगुणन विधि के बारे में, जो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के मुख्य 5 विधियों में से एक है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की 5 विधियाँ इस प्रकार हैं। प्रथम है तुलनात्मक विधि, जिसे बाई कंपैरिजन मेथड कहते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, जिसे बाई सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तीसरा है लुप्तीकरण विधि, जिसे बाई एलिमिनेशन कहते हैं। चौथा है ब्रजगुणन विधि, जिसे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। पांचवा है अनुपात निर्णय विधि, जिसे बाई रेशियो डिटर्मिनेशन कहते हैं। अब हम सीखेंगे ब्रजगुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हल किए जाते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य स्वरूप इस प्रकार होता है। ब्रजगुणन विधि से बनाने के लिए समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहले इस सामान्य स्वरूप में सजाते हैं। अगर समीकरण जो है इस प्रकार दिया हो, जैसे 2x + 3y = 5 और 4x + 2y - 2, इस प्रकार अगर दिए हों तो इसको जो है ऐसे नहीं बनाएंगे। इसको जो है, जो कांस्टेंट टर्म है, इसको बराबर साइन के इस साइड लाएंगे। जैसे इसको इस रूप में सजाने के लिए कैसे लिखेंगे, तो 2x, इस समीकरण को पहले सजाएंगे तो 2x + 3y, और यह प्लस में है तो इधर बराबर जब इधर आता है तो इसका साइन बदल जाता है, और -5 = 0 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार जब इस समीकरण को सजाएंगे तो 4x + 2y, और यह माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 = 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए इसका सामान्य सूत्र तो यह होता है, लेकिन इसको याद कैसे रखें। तो इसके लिए सामान्य तरीका है, जब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसमें दो चर वैल्यू होगा और दोनों को हमें ज्ञात करना होता है। तो जब हम x का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो x को ऐसे ढक लेते हैं और दिखाई देता है हमें B, C, E और F। तो ब्रजगुणन को इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना, इसको हिंदी में कहते हैं तिरछा तिरछी गुना। तो इसे तिरछा तिरछी गुना करके घटा देते हैं। जैसे पहले B में और F से गुना करेंगे तो BF, और C में E से गुना करेंगे तो CE, और इसमें इसको गुना करके फिर इसमें इसको गुना करके घटा देते हैं। फिर उसी प्रकार जब y का वैल्यू ज्ञात करना होता है तो इसको हम लोग ढक लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म जो है आपको A, C, D और F दिखाई देते हैं। अब इसको तिरछे तिरछे गुना करते हैं तो सीरियल वाइज चलते हैं। इसमें A, फिर B, फिर C। तो C को D से पहले गुना करके लिख देते हैं, और फिर A और F को गुना करके फिर घटा देते हैं। तो y का भी हो जाता है। और उसके बाद में फिर जब कांस्टेंट टर्म का बारी आता है तो इसमें चूंकि कोई भी चर वैल्यू नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, तो इसीलिए जब इसका मान निकालना होता है तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, और 1/, हमें जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दिखता है यानी अचर मान जो दिखता है A, B, D और E, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर घटा देते हैं। जैसे A को E से गुना करते हैं, फिर B को D से गुना करके घटा देते हैं। अब इसमें ध्यान देते हैं कि A और E और B और D का जो गुणनफल है वो बराबर नहीं होने चाहिए। अगर यह बराबर हो जाएगा और ये सब 0 हो जाएगा तो x और y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो फिर जो है x और y का मान जो है निकालना असंभव हो जाएगा। इसीलिए जो है इसका मान जो है कभी 0 होना नहीं चाहिए। अब जो है जैसे एक उदाहरण लेकर के हम लोग चलते हैं, और चर अचर जो है इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे चर मान किसको कहते हैं, तो चर मान वह होता है जैसे द्विघात समीकरण में, जैसे यहाँ x आया हुआ है, यहाँ फिर y आया है, तो इसी को हम लोग चर बोलते हैं। यानी यह हमेशा जो है बदलते रहता है। इस प्रश्न को बनाएंगे तो इसमें x का वैल्यू कुछ और आएगा, फिर y का वैल्यू कुछ और आएगा। उसी प्रकार जब इसी तरह का कोई और प्रश्न बनाएंगे तो उसमें भी x का वैल्यू कुछ और आएगा और y का वैल्यू कुछ और आता है। तो इसका मान हमेशा बदलते रहता है, इसीलिए इसको चर बोलते हैं। जैसे और यह जो वैल्यू है A से लेकर Z के बीच कुछ भी हो सकता है। और अचर किसको बोलते हैं, तो ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इसी को अचर बोलते हैं। जैसे काउंटिंग नंबर जितना भी है, गिनती की संख्या 1 से 100, 1000, 2000, ये सब जो है आपका अचर मान इसको कहते हैं।
अब एक उदाहरण लेकर के बीजगणित विधि को हम लोग बनाते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है इस फार्मूला पर हम लोग इसको सेट करेंगे। तो देख रहे हैं कि इसमें x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या है, x बटा, जब x का वैल्यू निकालना है तो हमें कांस्टेंट टर्म को ध्यान देना है और ये y को ध्यान नहीं देना है। तो -3, 5 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है और फिर -2 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो पहले इसमें गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, फिर 5 में यहाँ 1 से गुना करेंगे और उसको घटा देंगे। तो -3 गुना -2 में से घटाएंगे 5 और गुना 1, 5 गुना 1। इसको घेर के लिखेंगे ताकि माइनस साइन होगा तो गड़बड़ नहीं होगा। फिर जब y का वैल्यू निकालेंगे तो y बट्टा, इसको यहाँ ढक देंगे तो हमें यह 4 वैल्यू दिख रहा है। तो चूँकि सीरियल वाइज चलेंगे तो a b फिर c आता है, तो c और यहाँ d को पहले गुना करेंगे। तो 5 गुना 3 और फिर -2 गुना 2 गुना, यहाँ चूँकि माइनस है, माइनस यहाँ पर ध्यान देंगे, माइनस भी है तो माइनस को भी ध्यान देकर लिखेंगे। और प्लस रहेगा तो उसको छोड़ देंगे, छिपा रहता है प्लस, लेकिन माइनस को लिखेंगे। और फिर जब कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ 1 बट्टा, इसको अब ढक देंगे तो यह 4 वैल्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, फिर -3 और 2। तो a b c फिर शुरू से चलेंगे तो 2 गुना 1 और फिर हो जाएगा आपका -3 गुना 3, यानी 2 गुना 1 फिर -3 गुना 3। अब इसको आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। x बट्टा माइनस प्लस हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा -5 और बराबर यहाँ y बट्टा 5 15 और यहाँ माइनस और माइनस में इसका प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4। फिर 1 बट्टा यह 2 एकम 2 और यह माइनस में इसके माइनस फिर प्लस हो जाएंगे और प्लस 3 3 9। और साइन में किसी को कन्फ्यूजन हो तो साइन भी पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं। गुना का साइन जो होता है, जैसे माइनस प्लस और प्लस होता है, फिर माइनस और माइनस प्लस होता है, फिर प्लस और माइनस, या माइनस और प्लस, ये दोनों का वैल्यू माइनस ही होता है। उसी का उपयोग करेंगे यहाँ भी हम। तो देखते हैं क्या क्या आ रहा है। फिर यहाँ x बट्टा क्या आ गया, यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1 होगा, यहाँ जो है y बट्टा 15 4 19 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 बट्टा 9 2 11 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं तो यह तीनों जो है आपस में बराबर हैं, ये तीनों जो है आपस में बराबर हैं। तो एक बार इसको और इसको बराबर करते हैं और एक बार इसको बराबर करते हैं, एक बार इसको बराबर करते हैं, यानी x बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 11 करते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें, तो 11 गुना x बराबर 1 गुना 1, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुना 1 गुना 1। तो x बराबर हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, नीचे गुना में तो इधर आता है, बराबर के इधर तो भाग में आ जाता है, यानी 11 हो गया। तो x का वैल्यू आ गया है 1 बटा 11। फिर अब जो है इसी प्रकार इस पूरे को इसके बराबर कर देंगे, इसको एक बार लेकर के इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ एक बार इस पूरे समीकरण को इसके बराबर करके यहाँ पर हम किए हैं, यह आपस में तीनों चूँकि बराबर था तो इसीलिए हम इतना बराबर एक बार इतना लेकर के चले हैं
और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा 1/11 मिल गया है। अब इसी प्रकार जो है यह पूरे जो है इसके बराबर करेंगे, यानी इस समीकरण को इसके बराबर इसको करेंगे। अब यहाँ इसके बराबर इसको करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो 11/19 बराबर 1/11। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि 11 गुना y बराबर 19 गुना 1 आ रहा है। यहाँ 11 गुना में है तो बराबर जब इधर आता है तो भाग में आ जाता है। तो 19 में 1 से गुना करेंगे तो 19 रहेगा, 1 गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में। तो यहाँ पर जो है पहले x का वैल्यू आया हुआ था इतना और y का वैल्यू आ गया इतना। 1/11 आया हुआ था और y का वैल्यू आ गया इतना 19/11। यही हमारा जो है x और y का वैल्यू निकल गया। इस प्रकार हमारा x और y दोनों का वैल्यू प्राप्त हो गया ब्रजगुणन विधि से। अब इसके बाद हम एक और प्रश्न लेकर के इस विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। यह बट्टा में दिया हुआ है। अक्सर बट्टा वाला क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों को घाटा लगाते रहते हैं, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे बनता है इस तरह के प्रश्न। जैसे दिया है x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है x माइनस y/3 माइनस 3 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है x को अगर छांट देंगे तो यहाँ 1/2 होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यह 1/2 और इंटू x फिर प्लस 2/3 इंटू y प्लस 1 बराबर 0। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, 1 इंटू x माइनस 1/3 इंटू y और माइनस 3 बराबर 0। अब इस समीकरण को हम लोग ब्रजगुणन विधि से ही सॉल्व करेंगे और उसका सूत्र होता है अब x का वैल्यू निकालना है तो वही ट्रिक अपनाएंगे। इसको x को ढक लेंगे और तिरछे तिरछे गुना कर देंगे जो जो नंबर है चारों। जैसे इसको इससे गुना करेंगे फिर इससे इसको गुना कर घटा देंगे। 2/3 को गुना करेंगे किससे, -3 से, और फिर घटाएंगे 1 को गुना करेंगे -1/3 से। फिर जब y का वैल्यू निकालेंगे तो अब इसको y को ढक देंगे तो a b और c, तो इसको गुना करेंगे और फिर इसको गुना करके घटा देंगे। तो 1 गुना 1, साइन का भी ध्यान देंगे, 1 गुना 1 और फिर जो है -1/2 गुना -3। फिर अब यहाँ पर जब कांस्टेंट टर्म निकालते हैं तो यहाँ x y z होता नहीं है, इसलिए यहाँ 1 लिखते हैं। और फिर उसी तरह जो है अब फिर से शुरू से आ जाएंगे, यानी इसको गुना करेंगे फिर इसको गुना करके घटा देंगे। तो 1/2 को गुना करेंगे -1/3 से, -2/3 गुना करेंगे 1 से। तो क्या देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको गुना करेंगे तो यह 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, तो यह साइन गुना होगा तो -2 आएगा।
फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 रहेगा और यहाँ 3, फिर बराबर y और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। इधर जो है 1 बट्टा यहाँ माइनस 1/3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ माइनस 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ x बट्टा, इसको बट्टा का जोड़ करेंगे, बट्टा घटाव करेंगे तो यहाँ पर जो है एलसीएम 3 और यहाँ हो जाएगा एलसीएम 3 हो जाएगा 3 - 6 और प्लस 3 एकम 3, फिर बराबर यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा 2 + 3 और बट्टा 2। फिर इसी प्रकार जो है यहाँ 1 एलसीएम 6 और -1 और -2, 2 दूनी 4 हो जाएगा x बट्टा -5/3, यहाँ हो जाएगा y बट्टा यहाँ पर 3 2 5/2 और यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा -5/6। ये मेन बट्टा यह साइन है तो जो बट्टा के बट्टा रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बट्टा माइनस को भी हम ऊपर लेकर चले जाते हैं तो 3x या नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 3x बट्टा -5 और यहाँ हो जाएगा 2y/5 और यहाँ हो जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 - 6/5। माइनस साइन को नीचे नहीं रखते हैं, ऊपर लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो यह सब तीनों आपस में बराबर है तो इसीलिए एक बार जो है इतना बराबर इतना लेंगे और फिर दूसरा समीकरण इतना, यानी इतना बराबर इतना का करेंगे। तो एक बार इतना के बराबर इतना करेंगे और एक बार इस समीकरण को इसके बराबर करेंगे। तो देखते हैं कि चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बराबर इसको करते हैं तो -3x/5 बराबर -6/5। तो ये हम लोग बराबर में इक्वल टू में नीचे से नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तभी ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, 3 से 2 बार में कैंसिल, तो x का वैल्यू यहाँ सिंपल 2 आ गया। फिर उसी प्रकार जो है अब इस समीकरण को इसके बराबर करेंगे यानी 2y/5 बराबर -6/5। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल और 2 से 2 3 6, यानी y का वैल्यू आ गया -3। और इस प्रकार जो है हमारा यहाँ पर प्रश्न दूसरा भी सॉल्व हो गया ब्रजगुणन विधि से। उम्मीद है आपको यह विधि समझ में आई होगी।